नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमर त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट। उत्तराखंड में बीजेपी ने जिलों के मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से सूची जारी की गई है। सभी प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। रुड़की और हरिद्वार में भी मोर्चा अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं जल्द ही अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियों की भी घोषणा हो सकती है। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की यह बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में बीजेपी ने जिलों के मोर्चा अध्यक्षों की घोषणा कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की ओर से इस दौरान सहमति जताई गई। रुड़की और हरिद्वार में भी मोर्चा अध्यक्ष घोषित कर दिए गए हैं। आपको बता दें, संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। वहीं जल्द ही अन्य संगठनात्मक जो नियुक्तियां हैं वो की जाएंगी। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से यह सूची जारी की गई है। सभी प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। रुड़की और हरिद्वार में भी मोर्चा अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। आपको बता दें, संगठन को मजबूत करने की दिशा में ये एक अहम और बड़ा कदम माना जा रहा है। जल्द ही अन्य संगठनात्मक जिलाध्यक्षों की भी नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से एक बड़ा कदम उठाया है। सभी प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। रुड़की और हरिद्वार में भी मोर्चा अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, जल्द ही अन्य संगठनात्मक जिम्मेदारियों की भी घोषणा हो सकती है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति से यह सूची जारी की गई है। आपको बता दें, सभी प्रदेश मोर्चा अध्यक्षों से परामर्श के बाद यह फैसला लिया गया है। ये बड़ी और अहम अपडेट सामने, बड़ी जानकारी आपको बता रहे, संगठन को मजबूत करने की दिशा में यह एक अहम कदम माना जा रहा है। नैनीताल के भीमताल विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्थानीय जनता ने अभूतपूर्व स्वागत किया। हजारों की भीड़ ने उत्साहपूर्वक उनका अभिनंदन किया और इस दौरान सीएम धामी ने क्षेत्र में कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और शिलापट पर स्वास्तिक बनाकर योजनाओं का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार के प्रयासों से उत्तराखंड तेजी से विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। और कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी आपके समक्ष में यहाँ करना चाहता हूं कि भीमताल क्षेत्र के भीड़ापानी, नाय, डालवनिया, देवनगर, सिलोटी में मिनी स्टेडियमों का निर्माण किया जाएगा। ओखलखांडा के करायल बैंड से टकुरावन चौकी तक बनी रोड का डामरीकरण किया जाएगा। भीमताल नगर में बाईपास रोड में नहर कवरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। हम जल्दी जो काम अधूरा रह गया है उसको भी जल्दी ही पूरा कराएंगे। भीमताल में लंबित पार्किंग का निर्माण भी जल्दी ही किया जाएगा। भीमताल में नया रोडवेज बस स्टेशन खोला जाएगा, जिसका शानदार मास्टर प्लान बनाकर उसको विधिवत रूप से धरातल पर उतारा जाएगा। भीमताल नगर में अग्निशमन केंद्र भी खोला जाएगा। इस प्रकार हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने का हमारा जो विकल्प रही संकल्प है उसको पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे इस संकल्प को साकार करने में भीमताल के मेरे सभी परिवारजन इसी प्रकार हमारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, अपना समर्थन देते रहेंगे। और रुक करेंगे देहरादून से बड़ी खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट देहरादून से सामने, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों से जिम्मेदारी वापस ली गई है। कई अधिकारियों को अहम तैनाती दी गई है। वहीं पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं जिलों में भी जल्द ही आईपीएस फेरबदल की संभावना है। ये बड़ी और अहम अपडेट आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा फेरबदल किया गया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों से जिम्मेदारी वापस ली गई है। वहीं कई अधिकारियों को अहम तैनाती दी गई है। पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर यह बड़े बदलाव किए गए हैं।
वहीं जिलों में भी जल्द आईपीएस फेरबदल की संभावना है। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में 15 आईपीएस अधिकारियों के कार्यक्षेत्रों में बड़ा बदलाव किया गया। कई वरिष्ठ अधिकारियों से जिम्मेदारियां ली गई। वहीं कई अधिकारियों को अहम तैनाती दी गई है। आपको बता दें, पुलिस महकमे में प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव किए गए। उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर हरक सिंह रावत और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बीच एक दूसरे की कुंडली में नाड़ी दोष को लेकर बयानबाजी हो रही है। बीते दिनों महेंद्र भट्ट ने कहा था कि हरक सिंह रावत की कुंडली में नाड़ी दोष है, जिसके जवाब में अब हरक सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि नाड़ी दोष उसके जीवन में होता है जो एक विधानसभा से एक बार चुनाव जीतता है और दूसरी बार चुनाव नहीं जीत पाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक बार महेंद्र भट्ट को मुझे अपना हाथ दिखाना चाहिए कि वह चुनाव जीतेंगे या नहीं। मैं एक निवेदन करूं, मैं लगातार 6 चुनाव जीता हूं। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लोग पीएचडी करके प्रोफेसर बनते हैं। मैं ऐसा व्यक्ति हूं, हायर एजुकेशन कमीशन का मैंने इंटरव्यू दिया बिना पीएचडी के, और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि बिना पीएचडी के मैं हायर एजुकेशन कमीशन से मेरी प्रोफेसर के रूप में मेरी नियुक्ति जो है आगरा विश्वविद्यालय में हो गई, एक कॉलेज शिकोवाद में हो गई। मैंने चुनाव लड़ा एमएलए का 91 में, और पहली 27-28 साल की उम्र में मंत्री हो गया, और लगातार 34 साल से मंत्री हूं, 6 बार विधायक रहा हूं। तो मेरा भैया एक तो सुनो धामी जी, मेरी नाड़ी में दोष होता था। हरक सिंह रावत 34 साल मंत्री रहता। महेंद्र भट्ट जी कह रहे हैं आपको नाड़ी दोष तो उनमें होता है जो बेचारे जो है एक ही विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं और दोबारा नहीं जीत पाते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री बनना ये आपकी काबिलियत नहीं है, आपकी काबिलियत है चुनाव जीतना। जो जीता वो सिकंदर। मैंने पहले भी कहा था, अगर आज मुझे कोई कहे राज्यसभा जाओ तो मैं चुनकर ग्राम प्रधान बनना पसंद करूंगा, लेकिन थोपा हुआ राज्यसभा जाना पसंद नहीं करूंगा। मुझे कई बार ऑफर हुआ कि भाई आप राज्यसभा चलो, मैंने कहा नहीं, मैं राज्यसभा नहीं जाऊंगा। मैंने कहा मैं देखिए चुनाव जीता मतलब एक आत्मबल बढ़ता है कि जनता ने मुझ पर भरोसा जताया। जो जैनी प्रकरण की बात कर रहे हैं ना जो लोग, देहरादून में बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस की हालिया सक्रियता पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के पास ना नीति है ना मुद्दे। धरनों प्रदर्शनों में उसकी भागीदारी सिर्फ 2027 चुनाव को ध्यान में रखकर राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश है। बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 2027 में बीजेपी की फिर विजय होगी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने तो एक उदाहरण के तौर पे अगर मैं कहूँ, एक मुहावरा है कि जहां देखी तवा परात वहीं गुजारी सारी रात। तो अब जहां जहां पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, चाहे कर्मचारी कर रहे हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र के लोग कर रहे हो, वहां वहां कांग्रेस पहुंच रही है, क्योंकि कांग्रेस के खुद के मुद्दे तो है नहीं, कांग्रेस के पास खुद की नीति है नहीं, खुद के विचार है नहीं, खुद जनता के हित में क्या वो कर सकती है ये कोई विचार वो रखने वाली नहीं है। तो जहां जहां पर भी धरने प्रदर्शन हो रहे हैं वहां जाकर के केवल और केवल 2027 के निमित्त अपने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। तो उनके हर नेता अलग अलग दुकानदारी सजा करके जिस तरीके से अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और एक दूसरे से आगे निकलने की जो होड़ कांग्रेस के नेताओं में है, कहीं ना कहीं हर नेता ये सोच रहा है कि मैं मुख्यमंत्री का मुख्य चेहरा बन जाऊं या 2027 का जो पूरा चुनाव वो मेरे कंधों पर हो। तो ये होड़ जो कांग्रेस के अंदर आज मची हुई, इसीलिए अलग अलग स्थानों पर जहां जहां पर भी धरना प्रदर्शन होता है वो वहां पर उसका फायदा लेने पहुंचते हैं और उस जो प्रदर्शन होता है उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप देने का काम करते हैं। तो ये कांग्रेस की कमजोरी कह लीजिए, ये कांग्रेस का जो एक छटपटाट है, जो बौखलाहट है जो कांग्रेस की, जो उन नेताओं की जो धरती नीचे से पैरों के नीचे से खिसक चुकी है, वो उसको कहीं ना कहीं पाने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये जिस तरीके से कांग्रेस अपने आप को चमकाने की कोशिश कर रही है, ये कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की जनता देख रही है और 2027 में भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर सरकार बनेगी और कांग्रेस को एक बार फिर जनता जो है मुंह दिखाने का जो एक आईना होता है उसमें उनका आईना दिखाने का काम करेगी।
देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने बड़ा निर्णय लेते हुए कृषि भूमि पर बिना भू उपयोग परिवर्तन के रिजॉर्ट बनाने की अनुमति दी है। इस फैसले पर कांग्रेस ने तीखा हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार बिल्डर मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए कानून बदल रही है। उन्होंने कहा कि भू कानून में ढिलाई देकर सरकार प्रदेश को भूमाफियाओं के हाथों सौंपना चाहती है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है। यही उनका असली चेहरा है जो कांग्रेस पार्टी उजागर करने का कार्य पिछले 8 सालों से कर रही है जनता के समक्ष। आप देखिए, पहले एक तरफ ये बात करते हैं कि सख्त भू कानून की, और दूसरी तरफ एक राज्य में 2 भू कानून लेकर के आते हैं। अब आप कह रहे हैं जो कृषि भूमि है, जिसका सदैव लैंड यूज चेंज करने के बाद ही उसे कमर्शियल जो है यूज में लाया जा सकता था, अब आप तो अपने बिल्डर साथियों को ये छूट भी देने का कार्य कर रहे हैं। अब तो आप किसी किसान के पास जा करके उसको धमका करके, उसको किसी भी तरीके से प्रलोभित करके उसकी जमीन ले लीजिए, उसे धोखा दे करके, क्योंकि लैंड यूज तो चेंज करना नहीं है, तहसील आपको जाना नहीं है और वहां पे आप रिजॉर्ट जो है बनाना शुरू कर दीजिए। यही है भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा। आप पूरे प्रदेश को जो है भूमाफियाओं के हाथ में सौंपने का जो कार्य कर रहे हैं। यही वजह है कि धामी जी की जो छवि है वो गिरती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कुछ ही दिन बचे हैं उनके। भोजपुर के देवहरी नमूना में घरों की छतों से गुजर रही विद्युत लाइन नहीं हटाए जाने से ग्रामीणों में रोष बढ़ गया है। इसी को लेकर 10 दिन पहले एसडीएम को ज्ञापन देने के बावजूद कार्रवाई न होने पर उत्तराखंड दलित समाज सुधार संगठन के अध्यक्ष अनिल वाल्मीकि ग्रामीणों के साथ तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए। साथ ही उन्होंने कहा, जब तक बिजली लाइन नहीं हटेगी धरना जारी रहेगा। ये धरने देने का एक वास्तविक ये है कि हम लोग 2 तारीख को एसडीएम कार्यालय पहुँचे और हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा कि नमूना देवहरी के ऊपर एक गांव में ऊपर से 11,000 की लाइन जारी है और कई बार ऐसी अनहोनी हो चुकी है कि जान माल का काफ़ी नुकसान हो चुका है। तो प्रशासन मौन है, विद्युत विभाग मौन है और लगता है एक बहुत बड़ी अनहोनी होने का इंतजार कर रहा है। आज आप देख रहे हो ये माताएं बहनें और ये भाई बुजुर्ग सारे हमारे ये अपने काम दाढ़ी मजदूरी छोड़ करके आए हैं। तो एक दिन का समय निकालना और अपने काम धंधे छोड़कर आना क्या कष्ट हो सकता है, ये लोग जानते हैं या हम जान सकते हैं। प्रशासन अपने यहाँ जगह बैठा है, लगता है बहुत बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है। इसलिए जब तक लाइन वहाँ से नहीं हटेगी हम लोग कंटिन्यू ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और अगर हमें कुछ वहाँ पे एक्शन साहब के यहाँ भी धरना देना पड़े तो हम वहाँ भी जाएंगे। देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में औद्योगिक, व्यावसायिक और शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए गए, जिनमें नए शहर बसाने, स्पेशल टाउनशिप विकसित करने और भूमि देने वालों को बदले में जमीन देने की मंजूरी शामिल है। इस पर कांग्रेस प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उत्तराखंड आपदा संवेदनशील राज्य है और पहाड़ों पर बड़े निर्माण से पहले पर्यावरण स्वीकृति जरूरी है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार को यह समझना होगा कि जो हिमालयी राज्य हैं, आप वैसे भी सिस्मिक जोन जो 1 है इसमें हम बैठे हुए हैं, जो सबसे डेंजरस माना जाता है अगर हम भूकंप की बात करें। और जो पर्यावरणविद हैं वो कई बार ये कह चुके हैं कि पहाड़ों पर किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन करने से पहले, हाई राइज बिल्डिंग बनाने से पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस की आवश्यकता होती है और एनजीटी इस पे कई बार अपनी राय जो है देने का कार्य कर चुका है। आपने जो है आपदाग्रस्त क्षेत्र एक तो बना दिया है देहरादून को भी। जब आप मसूरी की तरफ चले जाइए, ऊपर पहाड़ों पर 5 स्टार होटल्स और रिजॉर्ट जिस तरीके से पहाड़ों को खोद करके बने हुए हैं, जिससे कि दूसरे छोर के जो पहाड़ होते हैं वो कमजोर हो जाते। तो मुझे लगता है कि पहाड़ों पर आप टाउनशिप बसाना चाह रहे हैं, ये एक तरीके से आपदा को आमंत्रण देने का जो है कार्य कर रहे हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि वहां पे मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो सुविधाएं हैं, उन्हें पहुंचाने का कार्य करिए ना। अस्पताल बनाइए, अस्पताल में डॉक्टर्स पहुंचाइए, स्कूल बनाइए, स्कूल में टीचर्स पहुंचाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करिए। टाउनशिप की क्या जरूरत है? यानी कि एक तरफ तो आप सख्त भू कानून की बात करते हैं, दूसरी तरफ पहाड़ों पर भी टाउनशिप बना करके आप जो है बाहर के लोगों को यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए, जितना मन चाहे उतनी जमीन लीजिए, टाउनशिप बनाइए। जैसे पूरे देहरादून को आपने बिल्डर्स को बेच दिया, अब आप पहाड़ों को भी बिल्डर्स को बेचने का कार्य कर रहे हैं।
देहरादून में सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें राज्य के पर्यटन विकास के लिए रिजॉर्ट बनाने में कृषि भूमि को प्रयोग में लाने पर मंजूरी मिली है। इस फैसले का स्वागत और सराहना करते हुए बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कृषि भूमि पर रिजॉर्ट बनाने पर पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन को बढ़ावा मिलेगा, जो कि पर्यटकों के लिए आवागमन के लिए भी आवश्यक है। ये नया जो कल्चर चल रहा है, जगह जगह पर कृषि भूमि पे रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, पर्यटन को भी बढ़ावा उससे मिल रहा है। बहुत सी चीज़ें आपके वेडिंग डेस्टिनेशन भी डेवलप हो रहे हैं। अगर उस दिशा में काम होता है, पर्यटन भी बढ़ेगा, यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा, पर्यटक भी आएंगे। और सरकार ने निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा निर्णय है, क्योंकि रिजॉर्ट का डेवलपमेंट किया जाना भी बहुत ज़रूरी है। पर्यटकों के आवाजाही के लिए भी अति आवश्यक है। बाहर से भी पर्यटक आ रहे हैं, वेडिंग डेस्टिनेशन भी यहाँ पर बन रहे हैं। उस दिशा में भी अगर काम होगा तो निश्चित रूप से हम समझते हैं कि उसमें आने वाले समय में सुविधाएं बढ़ेंगी। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष बढ़ता जा रहा है। खासकर तेंदुए और भालू के हमलों से खतरा बढ़ गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और अत्यधिक बारिश से जानवरों के स्वभाव में उग्रता आई है। पहाड़ों में बच्चों को सुरक्षा के लिए एस्कॉर्ट मुहैया कराया जा रहा है। वहीं सरकार ने मुआवजा बढ़ाने और वन विभाग को निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। गुरुग्राम के लिए बड़ी कुछ समय से पिछले कुछ समय आप देखेंगे तो भालू की प्रवृत्ति और गुलदार के हमले से वन्यजीव मानव संघर्ष की घटनाएं बढ़ी। इसी को लेकर समीक्षा बैठक थी कि किस तरह से इसको और प्रभावी ढंग से तो अंकुर लगाया जा सके, उसके लिए क्या किया जाना है। इसको लेकर के बैठक भी है जिसमें विभाग के प्रमुख सचिव, अपर सचिव और मैं और मुख्यमंत्री जी सब लोग इसमें और कमिश्नर कुमाऊं गहन इस पर चर्चा हुई। और प्रयास ये कि किस तरह से जो हम जल्दी से जल्दी जो हमने कहा था कि हम सोलर लाइट और ब्रश कटने गाँव को उपलब्ध करा रहे हैं, उसको देने की बात हुई। किस तरह से गाँवों में लोगों के अंदर जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उन बच्चों को सकुशल स्कूल पहुंचाने के लिए क्या मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि बच्चे को स्कूल की टाइमिंग बदली गई है, जो 7 के टाइम से 9 बजे किया गया, 9 से 3 का, क्योंकि सामान्यतः घटनाएं या तो सुबह होती है या शाम को। देहरादून और मसूरी में किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, जिसको लेकर सड़क परिवहन प्राधिकरण ने जानकारी देते हुए बताया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे। साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस की सूची में नहीं है। इसी को लेकर प्राधिकरण ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के देहरादून और मसूरी में कई किराए पर बाइक देने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। सड़क परिवहन प्राधिकरण ने पाया कि वे निजी वाहन भी किराए पर दे रहे थे, साथ ही उन जगहों के लिए भी वाहन देते थे जो उनके व्यावसायिक लाइसेंस के सूची में नहीं है। प्राधिकरणों ने मोटर वाहन अधिनियम और रेंटल मोटरसाइकिल योजना के उल्लंघन के लिए जुर्माना और सेवा बंद करने की चेतावनी का नोटिस दिया है। इससे वाहन सेवा देने वालों को अपनी खामियां सुधारने का समय मिल गया है। पहली ये कि उनका लाइसेंस किसी और एड्रेस का है और वो चला रहे हैं रेलवे स्टेशन के पास से, जो टोटली अवैध है। उसके लिए उनको नोटिस जारी कर दिया गया है और उनकी कुछ प्रतिष्ठान हमने वहां से बंद भी करवाए हैं कि जब तक आप वैध लाइसेंस विद दिस एड्रेस नहीं ले लेंगे तब तक आप यहाँ से नहीं चला सकते। दूसरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल गाड़ियां चलाई जा सकती हैं और इनके द्वारा प्राइवेट गाड़ियों को भी किराए पे दिया जा रहा है, जो टोटली मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है। चलान की अगर हम बात करें तो 100 से ऊपर चलान हुए, लगभग 110 चलान हुए हैं रेंटा मोटरसाइकिल स्कीम में मसूरी और देहरादून मिला के रेलवे स्टेशन के पास। और इनके 5 से 6 प्रतिष्ठान ऐसे थे जिनके एड्रेस बिल्कुल ही डिफरेंट थे, तो उनको हमने बंद करवाया।
अब किराए पर बाइक देने वाले कई लोगों ने भरोसा दिया है कि उन्होंने विभाग की शिकायतें दूर कर ली हैं और अब वे नियमों के मुताबिक काम करेंगे। कई लोगों ने अधिकारियों से चालान में देरी जैसी समस्याएं दूर करने की अपील की है। उनका कहना है कि अक्सर किराए पर वाहन लेने वाले नियम तोड़ते हैं, लेकिन देरी होने से चालान उन्हें भरना पड़ता है। हमने उससे कार्रवाई शुरू कर दी है। हमारी जो दिक्कत थी हमने पूरे पेपर पूरे शुरू कर दिए है। आगे उस फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी उसके। कई लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं जिनका पेपर जगह कहाँ की है, कहीं और से काम कर रहे हैं, ऐसे बतेरे हैं डेंटल वाले दिक्कत है। अब उनको पूरे सावधानी से दे दिया गया है। प्राइवेट पेड पे तो गाड़ी कोई नहीं दे रहा है, कुछ जो दे रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करी जा रही है आरटीओ की तरफ से, ठीक है। और बाकी जो भी हमारी गाड़ियां होती हैं सब फिटनेस वगैरह सब परफेक्ट रहती है। और हमारी जैसे आपने पूछा था कहाँ हम सर्विस देते हैं, तो ऑल ओवर उत्तराखंड का हमें परमिट देती है सरकार। तो ऑल ओवर उत्तराखंड में कहाँ भी हमारा कस्टमर जाता है तो हमें जाने देते हैं, पर हमें बता के जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे है। हमारे यहाँ से भी क्या बोलते हैं आए थे, मेमोर आए थे आरटीओ से। हमारे भी एड्रेस कहीं और के हैं पर हम यहाँ पे गाड़ी चला रहे हैं, पर वो अब हमने रजिस्टर करवा दिया है आरटीओ में। हमें 2 महीने का टाइम मिला था, उस टाइम से पहले हमने अपना आरटीओ में पूरा यहाँ का एड्रेस चेंज करा दिया। हमारे पास रिसिप्ट है। कस्टमर हमारे से गाड़ी लेके जाता है और वो चालान कराता है, ऑनलाइन चालान या पीछे वाले हेलमेट के लिए या नो पार्किंग के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो चालान वो अगर आज हुआ है तो हमारे पास 2 दिन बाद हमारे पास ऑनलाइन शो करता है। इतने में कस्टमर चला जाता है, फिर हम उससे रिफंड ले नहीं पाते। तो उसमें हमारे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ये मतलब इसके लिए सॉल्यूशन हो तो बहुत अच्छा है। आरटीओ की कार्रवाई से किराए पर बाइक देने वालों पर जिम्मेदारी से नियमों का पालन करने का दबाव बढ़ा है। लोगों को उम्मीद है कि इससे आने वाले समय में वाहनों का सुचारू संचालन होगा। इस कदम से उन सैलानियों को भी सहूलियत होगी जो उत्तराखंड में सड़क यात्राओं के लिए रेंटल बाइक सेवाओं पर निर्भर हैं। ये सुनिश्चित होगा कि किराए पर ली गई गाड़ियां वैध हैं और उनकी यात्रा सुरक्षित रहेगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।